हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाह फरमान। होप आप ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटर बायोलॉजी एट हैदराबाद बोर्ड। अब इंटर बायोलॉजी हैदराबाद बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। अब अगर हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस है क्या, उसकी डेफिनेशन में हम जाएंगे, उसके मैकेनिज्म में जाएंगे कि होम्योस्टेसिस है क्या। अब फर्स्ट में अगर होम्योस्टेसिस की बात करें, वर्ड होम्योस्टेसिस बेसिकली कंबाइन टू वर्ड्स। होम्यो का मतलब होता है सेम और होम। स्टेस का मतलब होता है टू स्टे। होम्योस्टेसिस अगर सिंपल में बात करूं तो स्टे द सेम। अगर मैं बात करूं होम्योस्टेसिस की एग्जांपल दे दूं, जैसे हम अपने घर को हम साफ रखते हैं, कोई भी चीज़ अगर इधर से उधर हो जाती है जो हमारे घर को डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, फिर हम उसको उसी जगह पे रख लेते हैं, वो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाती है। इट मीन्स वी मेंटेन आवर होम, वी रेगुलेट आवर होम। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी है। तो हम अपने जिस्म को, हम अपने बॉडी को एट द सूटेबल लिमिट में हम लेके आते हैं, हम उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब हम डेफिनेशन की हम बात करेंगे। डेफिनेशन अगर इसकी लिखें टू मेंटेन द internal environment of the body। टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर के जो भी चेंजेस आ जाती है, चाहे वो चेंजेस इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, जो भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाती है उसको मेंटेन हम रखते हैं, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब ये मेंटेन कैसे होते हैं, ये तीन किस्म के मैकेनिज्म्स हैं, वो उसको मेंटेन करने में हेल्प देते हैं। वो कौन कौन से हैं, वन बाय वन हम पढ़ रहे हैं उसको। नंबर वन है thermoregulation. Number second, excretion. Number third, osmoregulation. ये तीन किस्म के मैकेनिज्म्स हैं जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प देते हैं। अब थर्मोरेगुलेशन हम पहले बात करेंगे। थर्मो का मतलब होता है हीट, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको सूटेबल लिमिट पे लेके आते हैं। मैकेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं हम थर्मोरेगुलेशन। मतलब कि टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। अब हमारी बॉडी के अंदर कभी कभार टेम्परेचर बढ़ भी जाता है हीट स्ट्रोक की वजह से, कभी कभार टेम्परेचर लो भी हो जाता है, उसको सेल का टेम्परेचर भी लो हो जाता है। इसको मेंटेन रखने के लिए हम मैकेनिज्म यूज होता है, उसको मैकेनिज्म को बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। अब उसके बाद आता है एस्क्रीशन। अब एस्क्रीशन में क्या होता है कि अनवांटेड सब्सटेंस that has been produced in the body। हम जो ऐसे सब्सटेंस, जैसे हम अब खाना खाते हैं, अब न्यूट्रिशन हमने ले ली, उस न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब जो एब्जॉर्ब हो जाएगी वो तो हमें न्यूट्रिशन मिल जाएगी, हमें एनर्जी मिल जाएगी। अब जो अनवांटेड मटेरियल बन जाएगा, जैसे कि हमारी यूरिन है, स्वेट है और फीसेस मटेरियल है, हमारी बॉडी में बन जाते हैं डाइजेशन की वजह से। अब ये हो जाने के बाद वो हमारी बॉडी में बाहर निकालना होता है उसको। अब उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब उसके बाद आता है ऑस्मोरेगुलेशन। अब ऑस्मो का मतलब होता है वाटर और सॉल्यूट्स। अब वो जहां भी ऑस्मो बायोलॉजी की बुक के अंदर उसका मतलब होता है वाटर एंड सॉल्यूट्स। अब उसके बाद टू मेंटेन द वाटर एट द सूटेबल लिमिट, वाटर जो हमारे वाटर बैलेंस हम रखते हैं बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर आ जाते हैं, हम पीते हैं वाटर को, हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं द सेम लेवल पे सूटेबल लिमिट पर, हम उसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। टू मेंटेन द वाटर इन सॉल्यूट्स इन द बॉडी व्हिच इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। अब ये तीन किस्म के मैकेनिज्म्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस के मेंटेन रखने में मदद देते हैं। अब रखने में उसके बाद क्या होता है कि अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अनवांटेड मटेरियल स्टोर हो जाएंगे बॉडी के अंदर,
वाटर बैलेंस में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो ये तीनों किस्म के कैसे हम महसूस करते हैं, तो ये तीनों चीजें हो जाती है। वो जो उसके बाद जो होते हैं कंट्रोल सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अब कंट्रोल सिस्टम कौन कौन से कंट्रोल सिस्टम है, अब वो भी 3 किस्म के कंट्रोल सिस्टम है जो कि इस तीनों मैकेनिज्म को एज वेल एज होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं, मेंटेन रखने में मदद देते हैं। वो कौन से हैं, हम उसको एक एक पढ़ते हैं। कंट्रोल सिस्टम, अब कंट्रोल सिस्टम में नंबर 1 में आ जाता है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब रिसीव से लफ्ज निकला हो जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। अब कोई भी चीज चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल ऑफ द बॉडी हो, जो भी चेंजेस आ जाती है बॉडी में वो डिटेक्ट करते हैं। कौन डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 3 किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, एक को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स एंड दूसरे को बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। इन दिस कंट्रोल सिस्टम देयर इज 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जो रिसीव करते हैं कोई भी चेंज, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो रिसीव होती है बाय द न्यूरॉन व्हिच इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। अब जो रिसीव करेगा वो कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के। अब जो रिसीव करने के बाद, चेंज रिसीव करने के बाद वो चेंज लेके जाते हैं नंबर 2 की तरफ, ब्रेन की तरफ। अब ब्रेन में वो चेंज लेके जाती है। अब ब्रेन को हम बोलते, ब्रेन में सेंट्रल नर्व सिस्टम जिसको बोलते हैं। अब रिसेप्टर रिसीव करके सेंट्रल नर्व सिस्टम पर लेके जाती है। अब सेंट्रल नर्व सिस्टम उसको डिटेक्ट करने के बाद वो मैसेज वो सेंड करता है। नंबर 3 जो मैंने पढ़ाया वो है इफेक्टर्स। 3 किस्म के कंट्रोल सिस्टम है, रिसेप्टर्स, सेंट्रल नर्व सिस्टम और ब्रेन एंड इफेक्टर्स। ये अब सेंसरी न्यूरॉन्स रिसीव कर रहा है मैसेज फ्रॉम द इंटरनल और एज वेल एज एक्सटर्नल, वो ब्रेन की तरफ लेके जाता है। ब्रेन मैसेज भेजता है टू द इफेक्टर्स बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन व्हिच इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, अब मोटर न्यूरॉन वो लेके जाते हैं इफेक्टर्स की तरफ। जैसे ही मैसेज इफेक्टर्स की तरफ आता है वो इफेक्टर्स उसी हिसाब से एक्टिव हो जाता है जो चेंज हो चुकी है बॉडी के अंदर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, वाटर सॉल्यूट्स का प्रॉब्लम आ जाएगा उसको मेंटेन करेगा। अगर वो अनवांटेड बॉडी के अंदर मटेरियल बन गए उनको निकालने में हेल्प करेगा। तो ये इफेक्टर्स वो उस मैसेज के हिसाब से परफॉर्म फंक्शन करता है। ये 3 किस्म के रिसेप्टर्स और कंट्रोल सिस्टम्स हैं जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स, ब्रेन एंड इफेक्टर्स। अगर इसमें कभी कभार ये भी सवाल आ जाता है व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस का 3 किस्म के मैकेनिज्म्स होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ये आ जाते हैं मैकेनिज्म्स। अब कोई सवाल ऐसे भी आ जाता है कि ये पूरा होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए कौन से कंट्रोल सिस्टम होता है, कौन सा कंट्रोल सिस्टम होता है। पहले तो आ जाता है ब्रेन एंड सेंट्रल नर्व सिस्टम। अब उसकी अगर बात करेंगे तो उनके भी 2 टाइप है, एक को रिसीव करने वाला, एक वो सुटेबल लिमिट पे लेके आने वाला जिसको हम बोलते हैं इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स हाथ भी हो सकते हैं, इफेक्टर्स हमारे लेग्स भी हो सकते हैं, इंटरनल बॉडी में आ जाते हैं, हाइपोथैलेमस हो सकता है। जिस तरह भी वो इफेक्ट करेगा, अपोजिट रिएक्शन को इफेक्ट करेगा, जो भी आएगा उसको हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। अब इसके बाद